जय हिंद दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आर्मी के लिए जो एसके बुक मॉडल टेस्ट पेपर है उसका आज 45वां टेस्ट पेपर हम सोल्व करने वाले हैं, जिसमें हम गणित का पोर्शन और रीजनिंग का पोर्शन हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भाग 3 जिसमें गणित के पोर्शन है, 36 नंबर का क्वेश्चन है। गणित का फर्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने आदमी और कार्य वाले जो भी क्वेश्चन है उसको आपको अच्छे से समझा दिया है। MDH फॉर्मूले से करते हैं। जो पिछला 46 नंबर का था उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, उसको भी हमने सोल्व किया था। तो इसको भी MDH फॉर्मूले से ही सोल्व करना है। देखिए कैसे। MDH का मतलब होता है पहले कितने आदमी, 25 लिख दो। पहले 25 आदमी कितने दिन, 24 दिन काम करते हैं, तो बताओ कितने आदमी। तो बाद में कितने आदमी मान लेते हैं, M आदमी कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं। पहले का एक तरफ लिखना है, बाद का एक तरफ लिखना है। जो नहीं दिया हुआ उसको आपको मान लेना है वही जो चीज़ दी है MDH में, ठीक है। उसके बाद दोनों तरफ से काटना है। कटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो 20 को हम काटते हैं। देखो, इसको हमने काट दिया 5 से 4 बार, 5 से इसको काट दिया 5 बार। इसी प्रकार 4 से 24 कट गया 6 बार। 6 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो जो M का मान है वो 30 आ गया। M का मान कितना आ गया, 30। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है 30। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 30 आंसर होगा। तो जब भी MDH वाला फॉर्मूला, समय कार्य वाला जो भी क्वेश्चन होगा, अगर वो MDH से है तो उसमें लिखेंगे पहले का एक तरफ, बाद का एक तरफ और इक्वल करके उसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 37 नंबर। 37 नंबर में क्या दिया हुआ है, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब, ठीक है। तो a + b का क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला पूछा गया है। जब भी इस टाइप से फॉर्मूला पूछे a + b का या a - b का, तो देखिए क्या होता है। a + b का होल क्यूब पूछा गया है तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 ऑफ ab इंटू a + b, ये होता है इसका फॉर्मूला। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन देखिए क्या यही है क्या, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक a + b, यही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 38 नंबर का देखिए। यदि एक त्रिभुज में कोण A 80 डिग्री, कोण B 90 डिग्री, तो कोण C। तो ध्यान से देखिए, मैं बना देता हूँ एक डायग्राम। आपको कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया गया है। बोला हुआ है ये A है, ये B है, ये C है। A कोण है वो 80 डिग्री है, B कोण है 90 डिग्री है, तो C कोण निकालना है कितना होगा। तो या तो डायग्राम बना के सोल्व कर दो कि अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी कितना होता है, 90 है। इन दोनों का योग भी 90 होता है। तो ये 80 है तो ये कितना बच गया, 10 डिग्री, तभी 90 होगा। या फिर दूसरा तरीका है बिना डायग्राम के। ये तो हो गया डायग्राम से कि एक 90 का आ गया तो शेष दो कोणों का योग भी 90 होगा। तो ये 80 का है तो ये 10 का हो गया। अब देखो बिना डायग्राम के कैसे करेंगे। बिना डायग्राम के ऐसे करना है कि हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है 360 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो लिख दो तीनों का योग 80 + 90 + C बराबर 360। 80 और 90 कितना हो गया, देखो, ओ सॉरी,
देखो यहाँ मिस्टेक कर दी है, तो चतुर्भुज का होता है 360, तो त्रिभुज में 180 डिग्री का होता है भाई, त्रिभुज में 180 डिग्री का होता है। तो जब इसको जोड़ोगे 80 और 90 को, तो ये कितना बन गया 170 प्लस सी बराबर 180। अब सी बराबर 180 माइनस 170 करेंगे तो कितना आएगा 10 डिग्री। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, 10 डिग्री आंसर होगा। तो या तो बिना डायग्राम के कर दो या डायग्राम बना के कर दो, दोनों सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि किन्हीं दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जो वृत्त है उसका दो वृत्त हैं, ये पहला है ये दूसरा है। अब दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात दे दिया, त्रिज्या इसकी है, इसमें r बराबर 4 है, इसमें r का मान 5 है। तो अब देखिए क्या करना है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है। तो पाई दोनों का अनुपात पूछा गया है, इधर पाई r1 होगा, इधर पाई r2 का स्क्वायर होगा। पाई दोनों जगह सेम है तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर r1 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इधर r2 कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 16:25 करेक्ट आंसर होगा। जब भी अनुपात वाला प्रश्न आ जाए आप फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल। दो वृत्त दिए गए हैं, दो क्षेत्रफल के फॉर्मूले लिखिए, दोनों में जो चीज़ दी गई है उसको रखिए और काटिए, जो बच जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो अनुपात वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें सभी में यही करना है, चाहे वो वृत्त का है, त्रिभुज का है, चाहे बेलन का है, चाहे शंकु का है, किसी का भी है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। देखो नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है 40 नंबर में, जब मूलधन ₹5000 हो तो 4 वर्ष का 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज। तो ये तो सिंपल सा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा में समय, यही होता है, बटा में 100। बस यही करना है। मूलधन 5000 रुपये है, 5000 गुणा में दर 4.5 है। देखो जो आपको दिया गया है 4.5, 4 सही 1/2। इसको ऐसे सोल्व करते हैं, देखिए इसको इधर गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 प्लस 1, ये बन गया 9/2। तो यहाँ लिख दो 9/2 गुणा समय 4 वर्ष, और बटा में क्या है 100। ठीक है, तो सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 से ये 2 बार कट गया, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हो गया, 18 को जब 5 से गुणा करेंगे 90 होगा, और एक जीरो बचा हुआ है ये वाला जीरो, तो ये हो गया 900 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 900 रुपये। कौन सा ऑप्शन है देखिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, 900 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 41 नंबर, बहुत ही सिंपल है। देखिए जो भी साधारण ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज, देखो आर्मी जीडी में साधारण ब्याज का प्रश्न आता ही आता है, चक्रवर्ती का नहीं आता। ट्रेड वगैरह है उनमें चक्रवर्ती ब्याज का जो क्वेश्चन बनता है वो आता है। लेकिन जो भी विद्यार्थी आर्मी जीडी या ट्रेड की तैयारी कर रहा है उनके लिए मैं बोल दूं कि 100% एक क्वेश्चन साधारण ब्याज का आएगा ही आएगा। तो आसानी से समझना, एक एक मैंने क्लास में करवा दिया गया है, उनको रिवाइज करना, जो भी क्लास में 1 बाय 1 अलग अलग टाइप से करवाया गया है, उनको ध्यान से सोल्व करना, और जो भी क्वेश्चन यहाँ आएगा मैं उसको सोल्व करवाता रहूँगा। यदि 450 रुपये की राशि 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जब भी ब्याज निकालना होता है, मूलधन समय या दर निकालनी होती है, तो देखो इसमें क्या पूछा गया है, दर पूछा गया है। जब भी ये निकालने होते तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, साधारण ब्याज
गुणा में 100 बटा मूलधन गुणा दर गुणा समय। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। साधारण ब्याज कहाँ से लाएं? देखिए, अब आपका मूलधन 450 था, अब मिश्र धन 504 रुपये हो गया। तो जो राशि बढ़कर आती है वही क्या होती है? ब्याज। तो देखो कितना बढ़ के आया, यहाँ पर 54 रुपये बढ़ कर आया। तो ये 54 रुपये क्या है? साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज है 54 रुपये गुणा में 100 बटा में मूलधन 450 गुणा में समय। समय देखिए कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। 3 वर्ष काटने की कोशिश करो, देखो बहुत है, इजी है। 0 से 0 कट गया, 9 से 5 बार और 9 से ये 6 बार और 3 से ये 6 कितनी बार कट गया? 2 बार, ठीक है। और 5 से ये 10 कट गया 2 बार, 2 दूनी 4, 4% आपका दर आई। देखिए कुछ भी नहीं किया, ध्यान से समझिए। दोबारा समझा देता हूँ एक बार, मैक्सिमम स्टूडेंटों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। देखिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपका साधारण ब्याज आया था 54 रुपये। कहाँ से आया? जब मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे तब आता है। गुणा में 100 बटा में मूलधन 450 गुणा में समय 3 वर्ष। देखो 0 से 0 कट गया, 9 से 5 बार कट गया, 9 से 6 बार कट गया, ऊपर बना 60 नीचे बना 30। देखो वो सॉरी 30 नहीं है 15, नीचे 15, ऊपर बना 60 नीचे 15। जब 15 से काटेंगे 60 को तो 15 से 4 बार कटता है 60, तो 4% आपकी क्या आ गई? दर। तो देखिए यहाँ 4% ए ऑप्शन में है 4%, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पर्सन में क्या दिया हुआ है? 15,015 के अभाज्य गुणनखंड। ये पिछले से पिछले जो लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर किया था 47 नंबर का या 48 नंबर में, उसमें भी आया था ये सेम टू सेम। वहाँ 37 नहीं आया था, तो 37 नहीं आता, इसमें 37 वाले माइनस कर हटा दीजिए, बाकी बचा हुआ वही आपका आंसर होगा। उस क्वेश्चन में डी आंसर था, यहाँ बी में दिया हुआ है वो 3, 5, 7, 11। इसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालने हैं 15, 0, 15, इसमें भाग देना है ऐसे 3 का, फिर 5 का, 7 का, जो भी जाता है 11 का, फिर 13 का, जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे भाग देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने डिटेल से समझा दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। देखिए ध्यान से, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। 2 बेलन है, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक है। इसमें R का मान दिया हुआ है 3, इसमें R2 है वो है 2, ये R1 है, ठीक है। ऊंचाइयों का अनुपात 4:3। ऊंचाइयों का मतलब होता है H1, ये है 4, और जो H2 है आपका वो दिया हुआ है 3। तो आयतनों का अनुपात, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के आयतन का कल ही देखा था हमने, जब शंकु का देखा था तो मैंने डिटेल से समझाया था। पहले बेलन वाले को डिटेल से समझाया था, फिर उसके बाद शंकु वाले को समझाया था। तो जिसको भी ये बिल्कुल बेसिक से समझना है तो कल वाला वीडियो था उसमें देख लीजिए, या फिर जो आपका क्षेत्रमिति का वीडियो है उसमें देख लीजिए, 3rd वीडियो मिलेगा शायद। जो क्षेत्रमिति का 3रा वीडियो है उसमें बेलन का बिल्कुल बेसिक से दिया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h, यही होता है। तो पाई तो दोनों जगह सेम होगा, पाई को हटा दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। r1 का स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9 गुणा h1 4 बराबर r2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 गुणा h2
3, इसको काटिए, आंसर आ जाएगा आपका। 4 से 4 कट गया, 3 से 1 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया। तो देखिए आयतन का जो अनुपात आया वो कितना आया, 3:1। कौन से ऑप्शन में है 3:1? देखिए ध्यान से, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन 3:1 ही है। तो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले भी कि जब भी अनुपात में क्वेश्चन दिया होता है और अनुपात में पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस, और उसको काटना है। काटने के बाद जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है। रघु है 25 टोकरी 35 दिन में तैयार करता है, तो 110 टोकरी कितने दिन में तैयार करेगा? आदमी आ गया, दिन आ गया, इसका मतलब MDH लगेगा ही लगेगा भाई। MDH लगाना है। तो आदमी कितने, दिन कितने और घंटे कितने? कितने आदमी पहले, रघु अकेला है, 1 गुणा दिन कितने लगे 35 दिन, घंटे कितने लगे नहीं दिए हुए, और 25 टोकरी। ऊपर MDH आता है, जो भी बच गया वो उसके नीचे जाता है। तो कितनी टोकरी बनाने का काम कर रहा है? 25 टोकरी बनाने का काम कर रहा है। कार्य हमेशा नीचे आता है। अब इधर आ जाओ, इधर अकेला रघु ये दोबारा से कितने दिन में बनाएगा पूछा है, डी का मान पूछा है। टोकरे कितने बना रहा है? 110 टोकरी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि यहाँ 25 को ऊपर गुणा कर देते हैं और 110 को भी ऊपर गुणा कर देते हैं, आंसर कुछ अलग आ जाता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको काटना है, तो डी का मान निकालना है। तो जो नीचे है 110, इसको इधर वज्र गुणा कर दीजिए, नीचे है तो इधर गुणा में चला जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, ये है 35 बटा में 25 गुणा में 110 चला जाएगा, बराबर डी बच जाएगा। ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 7 बार, फिर 5 से इसको काटेंगे 22 बार। अब 7 गुणा 22 करना है, तो 7 दूनी 14 बच गया, 1 14 और 1 15। आपका आंसर आ गया 154। देखिए कौन सा है 154 क्वेश्चन। 154 कौन सा ऑप्शन है? देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 154 दिन लगेंगे 110 टोकरी बनाने में। ध्यान रखना यहाँ व्यक्तियों की संख्या नहीं दी हुई, व्यक्तियों की संख्या वैसे नहीं बोल दी गई कि रघु है, अकेला आदमी है, यही गलती होती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। जब प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला होता, पूर्व या बाद, जब आगे या पीछे का कुछ भी नहीं बोला होता, समय नहीं बोला होता, तो हमेशा वो वर्तमान की होती है। तो ये बोला हुआ है, ये वर्तमान का बोला हुआ है। ध्यान रखना, जो भी ये बोला हुआ है ये वर्तमान का बोला हुआ है। तो हम लिख देते हैं वर्तमान का। देखिए इधर लिख देता हूँ, ये पिता है, ये पूजा है। ठीक है। वर्तमान में ये 4 गुना है, तो 1:4 हो गया, ये 1 और ये 4। ठीक है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले मतलब इससे 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। क्या कर रहा है कि पिता की आयु पुत्र की 9 गुनी थी, पुत्री की 9 गुनी थी। ये 1 होगा तो ये 9 होगा। इसका मतलब दोनों का अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष, ये अंतर दिया हुआ है 5 वर्ष। तो अब इन दोनों का अंतर सेम करना होगा। तो यहाँ तो अंतर 0 आ रहा है, यहाँ अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो सेम तो नहीं है, अलग अलग है दोनों जगह ही, दोनों जगह अलग अलग है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं,
संख्या को ऊपर नीचे का अंतर देखते हैं। ऊपर अंतर है 3 का, नीचे अंतर है 8 का। तो इस 8 को ऊपर वाली दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे और जो ये 3 है इसको नीचे वाली दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। इधर पिता था, इधर पूजा थी, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली संख्या को 8 से गुणा करना है, तो 8 को 4 से गुणा करेंगे 32, 8 को 1 से करेंगे 1, फिर 3 को नीचे वाली संख्या से गुणा करना है, ठीक है। तो 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, 3 को 1 से करेंगे 3। अब देखिए इनका डिफरेंस सेम हो गया। अब देखिए इनका डिफरेंस, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, और वर्ष में कितने का डिफरेंस है? 5 का। इसका मतलब 5 इकाई का मान 5 है, तो 1 इकाई का मान कितना आ गया? 1 वर्ष। तो वर्तमान में पूछा गया है तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा 32 और 8। देखिए कौन से ऑप्शन में है। पिता की आयु 32 और पूजा की आयु 8, ए ऑप्शन यही कह रहा है। देखिए ध्यान से, पिता की आयु 32 और पूजा की आयु, अगर मान लो यहाँ 1 की बजाय 2 आ जाता तो हम इन दोनों को, ऊपर वाले दोनों को 2 से गुणा करते। ध्यान रखना, जितना भी आएगा उससे गुणा करना होता है। यहाँ 1 इकाई का मान 1 वर्ष है, 1 से गुणा करना है तो वही रहेगा 32 और 8। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं चौथे पोर्शन पर। भाग 4 रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं और पांचों करेक्ट होने ज़रूरी हैं अगर सिलेक्शन चाहिए तो। 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग में। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार फैसला का संबंध है सुनाना। फैसला क्या होता है? सुनाना। फैसला सुनाना होता है। तो नियम का संबंध होगा अनुपालन करने से या पेश करने से, क्रियान्वित करना या मानना। देखियो ध्यान से, जिस प्रकार फैसला क्या है? सुनाना। फैसला सुनाना। कौन सुनाता है? जज सुनाता है, सुनाना पड़ता है। तो नियम का संबंध उसी प्रकार से देखिए मानना होगा या फिर अनुपालना करना होगा। तो नियम की अनुपालना की जाती है। फैसला सुनाया जाता है, नियम की अनुपालना की जाती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यदि इसको इस रूप में लिखा जाता है तो इसको बनाने वाले कोड का तीसरा अक्षर क्या होगा? तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया। तो देखिए कैसे करोगे। इसका पहले अल्फ़ाबेट का जो भी नंबर है वो लिखिए। ए होता है 1 नंबर पर, एन 14 नंबर, G7, E5, L 12। इसी प्रकार से इसका लिखिए, इसके नीचे लिख देते हैं B2, O15, H8, F6 और M13। तो देखो इनमें सभी में +1 हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। तो यहाँ भी +1 करना है, लेकिन हमें केवल पूछा गया तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर देखो क्या है? V है 22। तो इसमें +1 करेंगे तो कितना आएगा? 23। तो 23 पे देखिए क्या होता है? W। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। डी ऑप्शन, क्योंकि एक ही तीसरा अक्षर का पूछा है। तो जब +1 करेंगे 23 बनेगा। तो 23वां होता है W। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है?
उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीनों से अलग हो, मतलब सॉरी अलग नहीं है, तीनों का संबंध पूछा गया है, जैसे इनका संबंध है वैसे ही उसका संबंध होगा। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है कि इसका संबंध जैसे इससे है उसी प्रकार इसका संबंध पूछा गया है। तो F होता है 6 नंबर, L 12, Q 17, V 22। इसी प्रकार से इसका लिखिए नीचे कोड J 10, I 9, S 19, U 21। तो देखिए यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, +4। क्या हो रहा है? +4। यहाँ +4 हो रहा है। नेक्स्ट में देखें -3 हो रहा है, -3 हो रहा है। फिर नेक्स्ट में चलें +2 हो रहा है। नेक्स्ट में चलें -1 हो रहा है। कहने का मतलब ये चल रहा है 4 3 2 1, लेकिन 4 प्लस का, 3 माइनस का, 2 प्लस का, 1 माइनस का, सेम टू सेम ऐसे ही इसको करना है। तो इसके नंबर लिखते हैं D 4 नंबर, J 10 नंबर, N 14 नंबर, R 18 नंबर। तो इसमें +4 करना है तो ये बनेगा आपका 8। इसमें -3 करना है ये 7, ये +2 करना है 16, -1 करना है 17। तो देखिए 8 का कोड होता है H, G 7, 16 16 का P, 17 का Q। तो देखिए H G P Q, B ऑप्शन यही है, बी ऑप्शन में यही है H G P Q। तो आपको लॉजिक देखना है, बस लॉजिक देखना है, वो अप्लाई करना है। इसी प्रकार से सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 49 नंबर, निम्नलिखित 4 समूह में से 3 अक्षर किसी प्रकार से एक समान है, एक अलग है, उसको देखना है। तो देखिए इनके कोड लिख लेते हैं 16, 20, 24। इसी प्रकार से बी के लिखें 12, 16, 17। इसी प्रकार से सी के लिखते हैं 4, 8, 12। डी के लिखते हैं 8, 12, 16। तो देखिए इनमें अब 3 तो समान है, एक अलग है, भिन्न है, उसको छांटना है। तो यहाँ देखिए +4 हो रहा है, 16 4 20, 20 और 4 24। फिर यहाँ देखिए +4, लेकिन यहाँ +4 नहीं हो रहा, यहाँ +1 हो रहा है। नीचे देखिए सी ऑप्शन में +4 +4, इसमें भी +4 +4, केवल बी ऑप्शन है उसमें नहीं हो रहा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, ये भिन्न अलग है। सभी में +4 +4, यह 4 4 का डिफरेंस है, लेकिन बी ऑप्शन में एक 4 का डिफरेंस है, एक 1 का डिफरेंस है। तो अलग कौन सा हुआ? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक सीरीज दी गई है, श्रृंखला दी गई है, उसमें आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए सिंपल सा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। जूम करने पर थोड़ा आसान नहीं हो जाता है सोल्व करना। देखो 7 और 4 का डिफरेंस देखें, 7 और 11 का डिफरेंस देखें तो 4 का डिफरेंस है। 11 और 18 का डिफरेंस देखें तो 7 का डिफरेंस है। 18 और 29 का डिफरेंस देखें तो 11 का डिफरेंस है। फिर यहाँ देखें, फिर यहाँ देखें तो यहाँ कुछ आएगा, वो निकालना है क्या आएगा, तब यहाँ का आएगा। तो देखो 4 7 11, कोई लॉजिक बन रहा है क्या? देखना कोई लॉजिक बन रहा है क्या? यहाँ देखो 4 + 3 7, ठीक है, लेकिन एक लॉजिक देखो स्पष्ट दिख रहा है। एक लॉजिक स्पष्ट क्या दिख रहा है कि ये 7 यहाँ आ गया, ये 11 यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? 18। क्या आना चाहिए था? 18। अब 18 जब 29 में ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? देखो
18 में जब 29 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 47, तो यहाँ आएगा 47। अब हमें क्या पता कि 47 बिल्कुल राइट है, तो नेक्स्ट चेक कर लीजिए, यहाँ 18 आ गया तो यहाँ क्या आएगा 29। ठीक है, तो 47 प्लस 29 करिए, क्या यही आ रहा है क्या, इसमें 47 जोड़िए, क्या 76 आ रहा है क्या, 7 और 9 6, 16 का 6 बच गए, 4 और 1 7, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 47 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो लॉजिक देखिए बहुत ही इजी था, सेम टू सेम संख्या। दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, जिन विद्यार्थी को नहीं समझ में आया वो दोबारा समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने किया इनका डिफरेंस 4, फिर इनका डिफरेंस 7, इनका डिफरेंस 11, फिर यहाँ से हमें लॉजिक पता लगा कि 7 को अगली संख्या पे लिख दिया, 11 को उससे अगली पर, 18 को उससे अगली पर लिखेंगे। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 18 है, इसका मतलब 29 और यहाँ जो संख्या लिखी हुई उसका अंतर 18 है, तो अंतर 18 है तो इसमें इसको जोड़ दो, 29 प्लस 18 कितना आएगा 47, 47, बस यही आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, जय हिंद।